नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति के अवसर पर सोमवार की सुबह से ही बूढ़ी गंडक के सिकंदरपुर अखाड़ा घाट समेत नदी के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की ने स्नान, ध्यान और दान पुण्य किया। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीब स्थान मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि बाबा का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। मकर संक्रांति के दिन से खरमास समाप्त हो गया, शुभ कार्यों की शुरुआत हो गई है। सुबह में लोगों ने स्नान और पूजन के बाद दही चूड़ा और तिलकुट खाया। कई जगहों पर समरसता भोज का भी आयोजन किया गया। संध्या में खिचड़ी खाकर लोगों ने इस पर्व को मनाया। कड़ाके की ठंड के बावजूद बच्चों ने दोपहर में जमकर पतंगबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तस्वीर वाली पतंग एक दूसरे पर भारी पड़ती नजर आई। बच्चों के बीच पतंग लूटने को लेकर भी होड़ मची रही। इसके पहले भी आज से 2-3 साल पहले भी या साल 2 साल के बाद ऐसा हो ही जाता है। जब तक मकर राशि सूर्य में संक्रमण नहीं करेंगे तब तक लिए वो नहीं होगा। इसका पुण्यकाल होता है 16 घंटे पहले या 16 घंटे बाद में। तो इस बार का जो पुण्यकाल हुआ है 14 तारीख को अर्धरात्रि में हुआ है, इसलिए पर दिन अर्धरात्रि के बाद अगर पुण्यकाल आता है तो पर दिन मतलब दूसरे दिन ही मकर संक्रांति मनाने का विधान हमारे शास्त्रों में आया है। इसलिए इसमें कोई सोचा नहीं हो सकती अगले साल भी हो, उसके अगले साल भी हो। पंचांग नए आ रही हैं, उसे देख के पता चलेगा जो 14 को आ रहा है या 15 को आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है 10 साल 20 साल 25 साल बाद 16 को भी जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो उसमें सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व है। इसके बाद हमारे हिंदी तिथि से जो लोग कहते हैं जो तिल बराबर, तिला संक्रांति तिल बराबर दिन भरना माना बड़ा दिन भी हमारा शुरू हो जाता है आज के दिन से। और इस दिन गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान, खासकर गंगा सागर का स्नान अति फलदायक होता है और पुण्यकारक होता है। आज के दिन लोग गुड़, नए चूड़ा, दही का सेवन करते हैं, तिल का सेवन करते हैं। और आज के बाद से लगभग 1 महीना फागुन तक, माघ तक, पूरे माघ तक तिल का लोग सेवन करते हैं। तो तिल के सेवन से हमारे शरीर के अधिक व्याधियाँ, रोग ठीक होती हैं और जो पुण्य करते हैं आज के दिन वो अच्छा ही होता है। मुजफ्फरपुर में एक ऑटो चालक की हत्या कर शव को चौर में फेंक दिया गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना गरहा थाना क्षेत्र के लोहसरी गांव स्थित चौर की है। मृतक की पहचान इसी इलाके के रहने वाले जय मंगल रजक का 40 वर्षीय पुत्र गुड्डू रजक के रूप में हुई। गुड्डू ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। रविवार की शाम से वह गायब था। सोमवार की सुबह उसका शव बरामद किया गया। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। मृतक के शरीर के कई जगह पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया गया है। इधर पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पता चला है हमको भी, तो हमें ये मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनता है जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है उसी के पास आए हैं, अभी देखे हैं। तो उसको सर में भी मतलब कि जो ब्लड निकल रहा है, चोट लगा हुआ है। और उसके बाद जो इसका पास में दूधू को बेटी शादी करने वाला है, लेकिन कोई आधार नहीं है। महागरीब आदमी है, टेम्पो चला के खाता था। हाँ, प्रशासन से और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जो इस पर कुछ राहत मिला जाए और मदद किया जाए। क्या नाम था? गुड्डू रजक नाम था। ये 40-45 वर्ष की उम्र का है। घर इसका पंचायत रामपुर जयपाल में है और गांव का नाम है रापे रुपे। हाँ, पंचायत भी रामपुर जयपाल है, गांव भी रामपुर जयपाल है, लेकिन रापे रुपे बोलता है। कहाँ से मिला है? ये पता चला है कि वहाँ सनाठी नदी उस पार में है, लोहसरी के पास में जो है, चौक से पश्चिम में है, जो मानपुर आनंदी बोलता है, वहीं से मिला है। लगा घर रही है तो मालूम हमें पूरे का लगा। जब वो न दिखल थी ना जो उनका जैसे उनका मार के फेंक दिल गई थी, तीन भेली न भेली। और जाकर तो अपने बाग में खोजे चली गई तो वो नदी के कानी में पोरा के टाल, वही पोरा के टाल में
रही झाँप तो के रख ले। रख लो। सुबह में आप मिला है? हाँ सवेरे में। कब से गायब थे? वो कल ये हाँ वो हाँ शाम से। कल शाम से गायब। हाँ अगले शाम से। कुछ आखिरी बातचीत में बताए थे कुछ कि कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? कुछ ना सोए कल कहलखिन हम आज तुमसे आ रहल छी जे आलू के रोटी में आलू के पूरी, आलू हाँ पूरी। हाँ आलू पूरी बना के रखे लागी हाँ। जो हम गाड़ी लगा के मालिक के दुरा पर से हम आ रहल छी। ये गेल से ना पता हो गल यहाँ से। अच्छा। अब 10 रात अली जगली न अलै है तो न अभी कहाँ थी ना जे कहीं गेल छथिन गाड़ी चलावे के जाइ छथिन जे लेट फेट जो हो गेल तो वहाँ रह गेलन अपन। वही सुबह आदमी में हम सब खोजे रात न गए। क्या नाम था आपके बेटा का? गुड्डू रजक। कै वर्ष के? 40 वर्ष। क्या करते थे? टेम्पू चलते रहल। कैगो बाल बच्चा था? 2 बेटी है 1 बेटा है। बेटी शादी करने वाला है दोनों। दोनों? हाँ दोनों शादी करने वाला है। क्या नाम है आपका? राम शरीफ रजक। नशा में सोए हुआ है तो हम लोग गए हैं देखने तो देख रहे हैं इनको जैसे पूरा से ढका हुआ है। अब पता ना कैसे इनको मृत्यु हो गया। हम लोग नहीं उतना समझे। का भी निशान है? जख्म का निशान तो है। हाँ। अब जख्म से तो लगता है जो कोई मरक करके उधर कारी फेंक दिया है। उसके बाद में जैसे अब उसका 3 गो बाल बच्चा है। प्रशासन से ही मांग है जो उस पर कार्रवाई किया जाए या इसको जो है कुछ मुआवजा दिया जाए। क्या नाम था मृतक का? मृतक का गुड्डू रजक नाम है। गुड्डू रजक? जी। कै वर्ष के? 45 वर्ष का है 45 साल। जी। कहाँ के रहने वाले? रामपुर जपाल रापे रुपे थाना? गढ़ा थाना। क्या करते थे? ये टेम्पू चालक थे। टेम्पो चालक? जी। अच्छा, कब से गायब थे? ये कल शाम से। कल शाम को। आखिरी बातचीत हुई थी इनसे? बातचीत हुआ था वही बोले जो अपने पत्नी से हाँ। तुम खाना बनाओ थोड़ा हम आते हैं घूम करके। तो वो कुछ पूरी उरी बनाने के लिए बोले थे। उनको पत्नी जैसे पूरी बना करके बहुत 2 बजे रात तक का इंतजार देखा नहीं आए तो 3 बजे से खोजना स्टार्ट हुआ है। तो कोई सूचना मिला है जब सोए हुआ है ये कहाँ जा रहा है खोजने। तो बीबी जैसे हमको सरोजनी जो है खोजते खोजते चले गए हैं। देखे तो वहाँ जैसे पड़ा हुआ था। कहाँ पे बॉडी मिला है? बॉडी मिला है या लोसहरी चौक से पश्चिम नदी के कात के ऊपर है। वो मतलब जो बाहर टाइप के उसके? हाँ। आप कौन हुए मृतक? आज सुबह गढ़ा एरिया में बागमती नदी के किनारे एक डेड बॉडी मिला था जिसमें इंक्वेस्ट के दौरान में पाया गया था कि नाक से ब्लड निकल रहा था और चेहरे पे भी थोड़ा बहुत कटे हुए के निशान थे। उसकी डेड बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और केस भी उसमें रजिस्टर कर लिया गया है। बाकी जैसा पोस्टमार्टम होगा उसके बाद में भी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। हाँ जख्म बॉडी। अब ये तो फैमिली ने दिया तो मर्डर केस हम लोग करेंगे इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी जोड़े को अंतरजातीय विवाह करना महंगा पड़ गया। लड़के के परिजनों ने प्रेमी युगल की जमकर पिटाई कर दी। दोनों इस कदर घायल हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लड़की ने कहा कि दोनों को घर बुलाकर जानलेवा हमला किया गया। मीनापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की की अपने ही गांव के एक युवक से कोचिंग में पढ़ने के दौरान मुलाकात हुई। चंद मुलाकातों में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। इसके बाद भागकर शादी कर ली। जानकारी मिली तो लड़की के परिजन नाराज हो गए। युवक सोनू कुमार ने बताया कि वह और जूही एक साथ कोचिंग में पढ़ते थे। 6 महीना पहले घर से भागकर दोनों शादी कर ली। दोनों का परिवार अलग अलग जाति से है, जिस कारण लड़की के परिजन शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। जूही कुमारी ने बताया कि वे दोनों जरूरी काम से घर आए थे। इस दौरान लड़के के परिजनों ने पति पत्नी को इस कदर पीटा कि दोनों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जूही ने बताया कि पिटाई के बाद पति को बंधक बना लिया गया। वे किसी तरह भागकर जान बचाई। अपना से किए हुए थे। जातीय में कि कास्ट में? लव मैरिज शादी किए, मेरा कास्ट नहीं था, इसके लिए मेरे पापा लोग शादी से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि हमको मार देंगे, मार के। तब क्या मारा?
उसके बाद घर पे हमको बुलवा लिए। कहाँ रहते थे? घर पे हैं, ससुराल में थे हम। वो लोग घर पे थे, लगातार फ़ोन कर रहे थे, बुला लिए। रात में जब हम गए तब गेट बंद कर दिए और हम लोग को मारने लगे, किसको किसको पीटे? हमको और मेरे हस्बैंड को। किससे आप शादी किए थे, कहाँ किए थे? सोनू से, कहाँ के रहने वाले हैं? वासुदेव छपरा, मीनापुर। मीनापुर में। उससे शादी कर लिया, उसके बाद आपके परिवार पापा फोन किए, कौन बुलाया? मेरे पापा फ़ोन कर रहे थे, क्या बोले? बोले आने के लिए घर पे, अच्छा। डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए। हम्म, कोई नहीं है, अभी आओ। 9 बजे गए हम, बोले कि कोई नहीं है, गांव वाला कोई नहीं है, बस हम है, डॉक्यूमेंट लेके तुम चले जाना। उसके बाद हम लोग गए, बस बाहर से अंदर से केवाड़ी बंद कर दिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड के दूरा पे बांध दिया और पीटने लगा, हमको घर में ले जाके पीटने लगा। तुम जो प्रेम प्रसंग में शादी की थी उसका विरोध कर रहे थे पापा? हाँ, क्या है? क्योंकि मेरा कास्ट नहीं था, इसके लिए। तुम्हारा एज कितना होगा? 19 साल। 19 साल। कब की घटना है मारपीट में? कल परसों परसों कै बजे की? 9 बजे। आप हस्बैंड के साथ गए थे? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उनको भी हस्बैंड पीटा है? उनको भी पीटा बाहन के दूरा पे, और मैं हमको घर में अंदर बंद करके पीटे। वो कहाँ है? मेरा हस्बैंड वहाँ पे। नहीं भर्ती? हाँ, यहीं पे है। तुमको यहाँ कौन लाया इलाज करने? हम अपना घर से, मतलब मेरे को होश नहीं था, माथा फाड़ दिए मार उड़ के सब। आ जाके वो होता है ना प्लास्टिक का थी, उसमें चट्टी में बांध के बसवाड़ी में फेंक दिया था। फेंक दिया तो हम अपने, मतलब हम होश में नहीं थे, फिर भी आए, कैसे तो आए अपना घर पे, तो ये लोग ले आए यहाँ पे हम। ससुराल और मैके तुम्हारा एक ही गांव में है? हाँ, तो फिर यहाँ कौन लाया? यहाँ पे मेरी सास ला। कौन कौन मारपीट किया था आप दोनों के साथ? मेरे घर वाले और फिर गांव वाले भी थे। कई आदमी टोटल थे? गांव वाले तो बहुत थे आदमी। तुम पापा के खिलाफ FIR दर्ज करेगी की है? किए नहीं है, करेंगे। क्या करोगे? बुलाए थे आपको? वो इनका डॉक्यूमेंट था, वो बोले कि आओ ले जाओ, कल बाहर चल जाएंगे। तो आज ही आओ शाम को, मतलब वो कॉल किए, वो बोले कि हम बोले कि दिन में ही आ रहे हैं, तो बोले कि नहीं दिन में नहीं आओ, अभी सब है। उसके बाद रात को कॉल किया, वो बोले कि ठीक है अभी आओ, तो हम लोग गए। उसके बाद इनके पूरा प्लानिंग में था, हम गए। उसके बाद वो पकड़ लिया, हम लोगों को मारने उड़ने लगा, बोले कि आप ले डॉक्यूमेंट से सब, उसके पूरा समझ गाँव। मारपीट दोनों के साथ? हाँ दोनों। हम लोग आप कहाँ थे जो उनको बेहोश करके फेंका था? मतलब हम पहले हमको मारे दूरा पे, वो पूरा गांव वाला मारा हमको, इसको घर में बंद करके मारा। उसके बाद वो काटने के लिए ले गए हमको भी घर में, इसको भी। उसके बाद जब हमको काट रहा था तो ये रोने लगे। उसके बाद इसको गया पहले काटने की, रो रहा है, इसको मार देते पहले। तो हमारा हाथ खोल देले था, तो गेट खुला था, हम भाग आए। उसके बाद इसको उसके बाद इसको माथा उथा फाड़ कर वो सूचना नहीं दिए थाना को? ने थाना वाला को कॉल किया, पूरा गांव वाला कॉल किया, लेकिन सब नंबर ब्लॉक कर दे रहा था थाना वाला। कौन थाना? मीनापुर थाना। आपके घर से कितना दूर है आपका ससुराल? आधा किलोमीटर। एक ही गांव के मामले? एक ही गाँव का। उसके बाद क्या हुआ? इनको कहाँ से लाए थे वाइफ? ये खुद चल के गई थी मेरे घर। खुद गई? मार के फेंक दिया। तो ये अपने शादी आप लोगों में कैसे हुआ था? हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे एक साथ। फिर उसके बाद तो साल भर के बाद लव मैरिज किए थे। लव मैरिज कर दिए थे परिवार के खिलाफ जाके? आपके गार्जियन एक्सेप्ट किए थे? एक्सेप्ट किए थे। इसमें कहना यही है सर कि अभी से 10 दिन पहले एक पंचायती हुई थी, जिसमें एक पंचनामा कागज़ बना था। पंचनामा कागज़ बना था तो उसमें पंचनामा में यह दर्ज किया गया था कि जो भी परिवार पीड़ित है उस परिवार को बेटी के नाम पर जो है 50,000 रुपया FD करा दिया जाए, उसके बाद आपको पंचनामा का कागज़ मिल जाएगा। तो उसने अभी तक 10-15 दिन गुजर गए, अभी तक जो है कोई एक्शन वो लोग नहीं लिया। लेकिन बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि कागज़ दो कागज़ दो। हम कहीं नहीं, मैं सरपंच हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे प्रति जो है सब मेरा जो है अपना है।
अगर कागज में जो रिक्वायरमेंट हुआ है उसको आप फुलफिल कर दीजिए, आप कागज ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मेरे अपने हैं। इतने में जो है आज जो है फ़ोन किया है वो 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे। मैं दवा खा के लेटा हुआ था, मैं उठा फिर देखा कि कॉल आया है तो मैं कॉल बैक किया उसको। कॉल बैक करने के बाद जो है वो कहता है डायरेक्ट कि हम आ रहे हैं दरवाजे पे। ठीक है आ जाओ। आया फिर कागज़ वही कागज़ के जिक्र करने लगा। हम कहें कि भाई सब जो है मेरे अपने हैं, मैं कागज़ दे दूंगा, तुम पैसा नहीं देगा उसको, चाहे जो पंच जो है तय किया है उसको नहीं फुलफिल करेगा तो फिर तो हमको बदनामी होगा, मैं फंसूंगा। अब इतना ही पे कहती है कि तोरा सारा सरपंचगिरी झाड़ देंगे, महिला है तुमको हम रेप केस में फंसा देंगे, तुमको जो है जेल भिजवा देंगे, नहीं तो कागज़ लाओ। हाँ, इतना कहते हुए मेरे ये गले को जो है मुफल बना हुआ था इसको पकड़ ली, पकड़ के घींच के गिराई। गिराने के बाद उसके साथ जो भी था, जो भी 4-5 को था, वो सब आकर के जो है मेरे साथ जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ देखी कि मेरे साथ मारपीट हो रहा है तो ये भी बचाने आई, इसके साथ भी मारपीट किया, हाथ में दांतें काट लिए। मेरी बेटी आई, मेरी भगनी आई, मेरे भगना आया, सबको जो है लाठी डंडा से लैस करके जो है सबके साथ मारपीट किया, बुरी तरह से मारपीट किया। आप पे आरोप लगाया है कि पैसा लेकर भी पेपर नहीं दे रहे हैं। पैसा मैं किस आधार से लूँगा सर? मान के चलिए कि वह पैसा जो है बच्ची के नाम से एफडी करना है, उसकी जो मृत्यु हुई है उसके बच्ची के नाम से एफडी करना है, और वहाँ पे मैं ही क्या 200 पंचगण है, और 200 पंचगण में यह फैसला हुआ था कि नहीं एफडी कर दीजिए, उसके बाद आप जो है उसको पेपर पंचनामा का दे दीजिएगा। वो अपना जो है जो प्रोसेस है केस का अपना करके अपना बरी होगा। पैसा नहीं दिया? नहीं, पैसा नहीं दिया। पैसा देता तो मैं उसको दे नहीं देता पंचनामा का कागज। कितने लोग कुछ आपके घर पे हमला किए हैं? मेरे घर पे लगभग 7-8 आदमी आके हमला किया है। कितने बजे हुई है? ये घटना लगभग 12-12 की है। हाँ, पुलिस गई थी? पुलिस को मैं 112 को फ़ोन किया था, 112 आई, तब तक वो लोग भाग चुका था। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। इंतजार है 22 जनवरी का। इस बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से मुजफ्फरपुर के साहिबगंज इलाके में संपन्न हुई अष्टयाम के बाद कुछ शरारती तत्वों के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस महीने गणतंत्र दिवस भी है, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस की साइबर सेल यूनिट सोशल मीडिया पर मौजूद संदिग्ध अकाउंट पर नजर बनाए हुए है। भड़काऊ पोस्ट और माहौल बिगाड़ने वाले अकाउंट की स्क्रूटनी भी कर रही है। साहिबगंज क्षेत्र में अष्टयाम यज्ञ के बाद निकाले गए जुलूस का कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे, जिसमें एक संप्रदाय विशेष को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था। एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि वीडियो पूर्णतः फर्जी है। सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की वीडियो को वायरल किया जा रहा है। दिनांक 12/1/24 को साहिबगंज थाना अंतर्गत एक अष्टयाम यज्ञ हुआ था, जिसके बाद जुलूस निकाली गई थी। जुलूस के दौरान साहिबगंज थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौजूद थे। आज उस जुलूस के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल किया गया है। प्रथम दृष्टया जांच करने पर यह वीडियो एडिटेड पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह का वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। इस संबंध में साहिबगंज थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया है और जल्द ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट पर 4 वाहनों को रवाना किया गया। जिले के सभी 3463 मतदान केंद्रों से संबंधित 2104 मतदान केंद्र स्थलों पर निर्वाचकों के मध्य ईवीएम और वीवीपैट के हैंड्स ऑन कराने के लिए यह परिभ्रमण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। डीएम ने कहा
कहा कि आम जनों को ईवीएम मशीनों से वोटिंग की विस्तृत जानकारी देने की दिशा में यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी। मौके पर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार, डीपीआरओ दिनेश कुमार, ईवीएम नोडल सह मैनेजर डीआरसीसी मनोज कुमार एवं कई प्रखंडों के वीडियो के साथ साथ जेडीयू के जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा, बीजेपी नेता मनोज कुमार, एलजेपी नेता राजकुमार पासवान एवं सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, कई डीएलएमटी एवं एएलएमटी भी उपस्थित रहे। ईवीएम जागरूकता के लिए और ईवीएम के हैंड्स ऑन करवाने के लिए ईवीएम वीवीपैट से किस प्रकार से वोटिंग की जाती है, उसके लिए आज सभी 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 11 मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, इसका प्रमुख लक्ष्य इस कार्यक्रम का जो है वो ये है कि अपने ज़िले में, मुजफ्फरपुर ज़िले में जो 3463 मतदान केंद्र हैं और उन मतदान केंद्रों के जो 2104 लोकेशंस हैं, जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, उन सभी लोकेशंस पर बारी बारी से ये ईवीएम मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन जाएगी और वहाँ जो भी उपस्थित वोटर्स हैं और आसपास के बाज़ार, कस्बा, हाट के जो वोटर्स हैं, उन सबको बुला करके, उन सबको इकट्ठा करके उनके सामने ईवीएम का प्रदर्शन किया जाएगा। उनसे डमी वोटिंग कराई जाएगी, मॉक वोटिंग कराई जाएगी। ईवीएम की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से वीवीपैट मशीन पर 7 सेकंड तक इसका पर्ची कट के उसका प्रदर्शन होता है। जिस प्रत्याशी को आपने मत डाला है उस प्रत्याशी का सिंबल वहाँ दिखता है 7 सेकंड तक। और सारी चीज़ें किस प्रकार से बीप की ध्वनि आती है 6 सेकंड तक रहती है, किस प्रकार से ईवीएम रेडी मोड में आता है। तो ईवीएम से संबंधित सारी जानकारियाँ जो है वो इस ईवीएम जागरूकता वैन के माध्यम से लगातार सभी वोटर तक और सभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सभी जगह किया जाएगा। और इसका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जैसे ही लोग ईवीएम से रूबरू हो जाएंगे, वोटिंग प्रक्रिया से रूबरू हो जाएंगे, निर्वाचन में उनकी भागीदारी और बढ़े और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें अपेक्षित सुधार हो। कहते हैं मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। मुजफ्फरपुर जिले के सैफ अली की स्टोरी काफी प्रेरक है। एक सब्जी विक्रेता का बेटा एसडीओ बन गया है। सैफ अली ने बीपीएससी के रिजल्ट में 40वीं रैंक हासिल कर मुजफ्फरपुर का मान बढ़ाया है। फिलहाल सैफ अली पूर्वी चंपारण के डाका नगर परिषद में वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। सैफ का ये दूसरा प्रयास है। पहले प्रयास में उन्हें 150वां रैंक हासिल हुआ था, लेकिन उससे वह संतुष्ट नहीं थे। काम के साथ सैफ बीपीएससी की फिर से तैयारी करते रहे और अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने 40वां रैंक लाकर मां बाप का सपना पूरा कर दिखाया। सैफ की सफलता के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी ने उन्हें बधाई दी और मिठाई खिलाई। सैफ ने बताया कि पिता ने सब्जी बेचकर 6 भाई बहनों को पढ़ाया, उनके काम की हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित किया। सैफ के पिता का नाम अब्दुल खालिक है, जो रामगढ़ चौड़ी मोहल्ले में मकान में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। मुजफ्फरपुर के गोला सब्जी मंडी में सब्जी बेचकर बेटे को पढ़ाया और इंजीनियर बनाया। सैफ की सफलता में उसके मेहनत के साथ उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस चीज़ के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस चीज़ में मैं फाइनली सक्सेसफुल रहा। इससे पहले भी बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन ये दूसरा मुझे अवसर मिला है। और ये मतलब मेरा जो कोर ब्रांच है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और ये सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं फाइनली मुझे जहाँ आना था वहाँ मैं आ गया। किस प्रकार तैयारी रही, क्योंकि जॉब में रहते हुए काफ़ी जी एक्चुअली तैयारी कंसिस्टेंसी रही। मेन तैयारी की जगह पे मैं कहूँगा तैयारी तो मैं कर ही रहा था, कंसिस्टेंट मेन रहना इंपॉर्टेंट था। तो मैं ऑलमोस्ट मतलब रेगुलर पढ़ता था और कंसिस्टेंट रहा और उसी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट ये रहा कि मैं इतना अच्छा रैंक पे मैं आ पाया। स्ट्रगल भी करना पड़ा है इसको लेकर? नहीं, मेरे माँ बाप ने और मेरे अंकल हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, इन लोगों ने कहा कि बेटा आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं अब तक, जब तक हो।
तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो एज सच मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छा रहा। ज़्यादा जोर किस पर रहा, सेल्फ स्टडी पे या किस पर? नहीं, मेरे साथ दोनों चीज़ का मिक्सअप रहा। एक सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ आप नहीं कभी पार कर पाइएगा। एक सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे टीचर्स जो मेरे मेंटर्स रहे या मेरे फ्रेंड्स रहे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। उन लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास रहा, जब मुझे खुद पे विश्वास नहीं था तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मेरे पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स लोगों का और मेरे मेंटर्स का। जॉब के साथ स्टडी दोनों को कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे? आपको किसी न किसी तरह आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा कि आप 8 घंटे जॉब कर रहे हैं तो सुबह में आप 2 घंटे और शाम में 2 घंटे, कम से कम आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी। फिर आपको जब सैटरडे संडे मिलता है तो आप उस दिन को यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं। श्रेय किसको देंगे? श्रेय में हम अपने पेरेंट्स को और अपने मेंटर्स को देना चाहेंगे, और अपने मेंटर्स को और अपने फ्रेंड्स को। कम समय में दो ऑफर मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है मुझे। और अब बस मैं अब इस जॉब में जा रहा हूँ तो मैं इस जॉब को इस जॉब का जो भी रूल है मैं उसे प्रॉपर्ली अदा कर पाऊँ। फर्स्ट बार में क्या रैंक आया था आपका? उसमें आया था मुझे 150। अभी जो आया है? अभी जो है वो 40 रैंक है मेरी। बहुत कुछ जो मेरा सपना था पूरा। परिवार में पहला लड़का है जो सरकारी नौकरी? जी, पहला लड़का। सबसे बड़ा बेटा था तो सबसे ज़्यादा बड़ी उम्मीद भी होगी इनसे जुड़ी हुई। हाँ, ये तो बात थी। आज उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं, पूरा कर दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बच्चों जो हैं बाकी लोग हैं अभी, वो लोग सब पढ़ रहे हैं। 2 का ग्रेजुएशन हो गया है, वो मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, और 2 ग्रेजुएशन के लिए भोपाल में है। एक लड़की है, वो भी आपको कोटा में तैयारी कर रही है। 2 बार अपॉर्चुनिटी मिला है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है। खुशी के आंसू है। बेशक, अब ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है कि ये दिन भी मुझे देखने को मिला। सलाह हमेशा से यही था कि इसको मतलब कि अपने पर पूरा बिलीव था, और घर से पूरा फुल्ली छूट मिला कि तुम जो चाहो कर सकते हो। हाँ, आप लोग का पूरा सपोर्ट रहा है इनके? जी हाँ, सपोर्ट था बिल्कुल शुरू से ही, चूँकि भरोसा था कि कर पाएगा तो यही कर पाएगा। 2 जॉब एक साथ, जी। 1 महीना के अंदर रिजल्ट आना, बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी। बहुत खुशी की बात। आगे भी और भी बच्चे हैं? जी हाँ, सब पढ़ रहे हैं सब। उनके साथ भी से क्या रहेगा? इसके साथ ज़्यादा ही मतलब कि भरोसा था। मेरा संदेश ये है कि हम लोग को पूरा ये था कि ये आगे चल के ये अच्छा जॉब करेंगे, और हम लोग हमेशा इनको कहते रहें कि आप बेटा तुम आगे बढ़ो, हम लोग पीछे तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है पापा, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम उस दिन जब रिजल्ट आया थी मेरे पास गए और कहा पापा गले लगिए, तो हमें बहुत खुशी हुई। इस खुशी को हम लोग समा नहीं पाए फूलों से, ऐसे नहीं। बहुत खुशी है। आपका जो सपना था आज बेटे ने पूरा कर दिया है। बड़ा का दुआ है। क्या आशीर्वाद दीजिएगा उसको, साहब को? बड़े का दुआ है, और क्या हम आशीर्वाद दें। एक साथ 2 बार एग्ज़ाम पास करना, 2 जॉब करना, एक छोड़ के दूसरे बड़े पोस्ट पर, बहुत ही खुशी है। सोमवार की सुबह मुजफ्फरपुर सीढ़ी घाट से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 301 कन्याएं शामिल हुई। कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सिकंदरपुर तुलसी धाम पहुंची। शाम 5 बजे हनुमान आराधना और रात 8 बजे महाआरती की गई। यह यज्ञ 18 तारीख को महाभंडारण के साथ संपन्न होगा। प्रधान पुजारी आचार्य विष्णु कुमार शर्मा, मंदिर संस्थापक रमेश कुमार केजरीवाल, अजीत अग्रवाल, डॉक्टर अरुण शाह, पूर्व वार्ड पार्षद भोला चौधरी समेत सैकड़ों राम भक्त कलश यात्रा में शामिल रहे। Yeah.
एंड तक जाना होगा वीडियो के लिए। राम अयोध्या मंदिर मुजफ्फरपुर में स्थापित हुई है, जिसके अंदर में सर्वदेव यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसी की आज प्राण प्रतिष्ठा है। उसमें सभी लोग यहाँ से ये सीढ़ी घाट से सभी लोग जल उठा करके अनुष्ठान वहाँ से करके वो लोग निकलेंगे और यहाँ से रानी सती मंदिर और सरियागंज टावर और उसके बाद और उससे होते हुए ये मुक्तिधाम ये तुलसी धाम आएंगे। तुलसी धाम मुक्तिधाम के नज़दीक है और उसी जगह की ये मंदिर स्थापित है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 15 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में होगा। और उसमें कार्यक्रम जो है वो आपको हनुमान आराधना भी है और साथ में झांकी भी है। सब कुछ इसी के साथ में की जाती है। इस तरह का मंदिर स्थापित करने का पीछे क्या कुछ उद्देश्य? ये इसका उद्देश्य है हिंदू धर्म को जागृत करना और यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं उनको पूजा अर्चना के लिए जगह स्थापित करना। मुख्य रूप से कौन से मूर्ति यहाँ पे स्थापित होगी? यहाँ पर मुख्य रूप से मूर्ति जो है आपको राम अयोध्या की जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का बाल्या रूप है। उसके बाद ये राम दरबार है, फिर विष्णु लक्ष्मी जी हैं, उसके बाद हमारे राधा कृष्ण हैं, भगवान शिव के शिवलिंग है, उनका पूरा परिवार है जिसमें पार्वती, गणेश एवं कार्तिकेय हैं। और उसके बाद यहाँ पर हनुमान मंदिर है, हनुमान जी है और शीतला जी और सत्य देवी, ये सभी इसमें प्रतिस्थापित की गई है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि सभी भगवान की मूर्ति यहाँ पे दर्शन एक जगह पर एक ही जगह पर सभी लोगों को अपनी दर्शन यहाँ पर जिसको जो भी इच्छा है वो दर्शन कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।